तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहां से आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल हिस्ट्री का जो सेक्शन स्टार्ट किया है उसमें हम लोग कल यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अगर पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। यूरोप का हम लोग अच्छे से समझे थे कि राष्ट्रवाद का तात्पर्य क्या होता है, राष्ट्रवाद क्यों जरूरी है, कैसे लोगों में उत्पन्न होता है, इन सभी बातों को समझे थे। यूरोप कहाँ पे अवस्थित है इस चीज़ को हम लोग समझे थे। तो आप लोग प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ कल के लेक्चर को देख लें तो ज़्यादा आज समझ में आने वाला है। ठीक है, हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज करने वाले हैं। उससे पहले एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग समझे थे कल राष्ट्रवाद वास्तविक में क्या है, इसके परिभाषा को हम लोग समझे थे कल। उसके बाद हम लोग समझे थे कि राष्ट्र क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग इसे भी समझे थे कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्टन ने के अनुसार राष्ट्र क्या कहा गया था। तो राष्ट्र एक लंबे प्रयास और त्याग निष्ठा के चरम बिंदु बताए गए थे। ठीक है, राष्ट्रवाद, फ्रांस में राष्ट्रवाद किस प्रकार से उत्पन्न हुई, कैसे इसका बीजारोपण हुआ, इस बात को हम लोग कल अध्ययन किए हैं। उसके बाद हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के पूरे इतिहास को समझे थे, पूरे पृष्ठभूमि को हम लोग समझे थे कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति का उत्पन्न हुआ, क्यों वहाँ की जनता भड़की और एक राजतंत्र से एक लोकतंत्र में परिवर्तन हुआ। ठीक है, इन सभी बातों को हम लोग कल बहुत अच्छे से समझे थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कल का क्लास आप लोग नहीं छोड़ेंगे, कल का क्लास आप लोग देखकर यहाँ आए होंगे। और जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल के क्लास को आप लोग देखिए, तो आज का क्लास समझ में ज़्यादा आने वाला है आपको। हम लोग कल यहाँ तक अध्ययन किए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था, ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इसका फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान था, इन सभी बातों को हम लोग कल अध्ययन किए थे। ठीक है, इसके और ये भी हम लोग समझे थे कि जब फ्रांस का क्रांति समाप्त हो गया तो वहाँ का जो शासक बना था, वहाँ का शासक कौन बना था, तो इस नेपोलियन जो है यही शासक वहाँ का बना था। इसने वहाँ की जनता के लिए क्या क्या कार्य किए थे, उस कार्य के जो किए थे उस कार्य में जो नियम थे उस नियम पत्र का क्या नाम था, इन सभी बातों को हम लोग बहुत ही विस्तार से समझे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होने का वह है, हम लोग यहाँ तक कल अध्ययन किए थे। ठीक है, तो यहाँ आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, कि नेपोलियन ने प्रशासन को चुस्त बनाने के उद्देश्य से प्रांतों तथा जिलों को फिर से क्या किया, संगठित करने लगा। हम बताए थे कि लोग वहाँ के पहले क्या थे, राजतंत्र के विरोध में क्या किए थे, आंदोलन किए थे। उसके बाद राजतंत्र समाप्त हो गया था, फ्रांस के लोग लोकतंत्र को स्थापित कर दिए थे। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों को अब लोकतंत्र के कुछ नियम, कुछ शासन प्रशासन ठीक नहीं लग रहा था। वहाँ के लोग समझे कि इससे अच्छा तो राजतंत्र ही था। वहाँ के लोग अपने नए संविधान से संतुष्ट नहीं थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ के लोगों को अपने क्या किया, अपने विचारों से प्रभावित किया, अपने ग्रुप में मिला लिया और वहाँ का शासक नेपोलियन बन गया। इतना तक हम लोग क्लियर थे। ठीक है, जब नेपोलियन शासक बन गया तो वहाँ पे क्या किया, तो वहाँ पे लोगों के लिए काम किया, वहाँ के जनता को प्रसन्न करने का प्रयास किया। शुरुआती दौर में वहाँ की जनता को प्रश्न करने के लिए, खुश करने के लिए इसने क्या किया, तो कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन लाए जिसको हम लोग नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता या इस नाम से कल हम लोग बात किए थे। ठीक है, किसको जो नियम लाए थे इसके पत्र थे उसको इस नाम से जाना जाता है। ये सब कल हम लोग बात किए थे सब कुछ।
ठीक है। तो उसी में हम लोग देख रहे थे कि नेपोलियन ने प्रशासन को चुस्त बनाने के उद्देश्य से प्रांतों तथा जिलों को क्या किया, संगठित किया, एक जगह किया। ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रशासनिक कार्य हो रहे थे, तो सबको क्या किया, केंद्रीकृत किया। नेपोलियन ने सभी तरह के बिखरे कानून को संग्रहित किया, जिसे कोड की रचना जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। इन सभी बातों को कल हम लोग अध्ययन किए थे। आज है हम लोग का, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 1880 ईस्वी में फ्रांस में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, ये क्या हुआ, 1880 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नेपोलियन ने कई नए कदम उठाए। उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ दे कि नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य, तो ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले लोगों को वहाँ प्रश्न करने के लिए नए नए कानून बनाए, नए नए रूल रेगुलेशन लाए। फिर उसने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की 1880 ईस्वी में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, भारतीय बोल रहे, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसने क्या किया, तो नेपोलियन ने क्या किया, उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। 1840 ईस्वी में नेपोलियन को सम्राट की उपाधि क्या किया, प्रदान किया गया। वह संपूर्ण यूरोप का अपना शासन कायम करने की बात सोचने लगा। ठीक है, मतलब पूरा यूरोप हम कल बताए थे ना कि पूरा यूरोप क्या है, एक यूरोप हो गया, एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे ऐसे महाद्वीप हैं। कल के क्लास में हम लोग इस चीज़ को समझे थे। तो पूरा जो यूरोप था, आपको बताए थे कि एक महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, देश होते हैं। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि नेपोलियन ने क्या किया, संपूर्ण यूरोप को अपने शासन में करने का प्रयास किया। मतलब पूरे यूरोप में कितने ऐसे देश होंगे, जैसे मानकर चलिए इंग्लैंड हो गया, आपको फ्रांस है, जर्मनी है, ऐसे ऐसे है, इटली है, बहुत सारा देश है। ठीक है, इन सभी देशों को क्या किया, अपने अंदर लेने का प्रयास किया। ठीक है, नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेरेंट गणराज्य की सिल्व लाइन गणराज्य तथा जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। देखिए, ठीक है, पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना जागृत करने के लिए वापस की ग्रैंड डची की स्थापना की। ठीक, क्या है ग्रैंड डची, ये सब इसका क्या था, एक कमेटी था। ये सब कमेटी का स्थापना कर रहा था, अलग अलग जगह पे क्या करना, राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए। 1813 ईस्वी में अगर बात की जाए तो 1813 ईस्वी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा, आपको यूरोप के राष्ट्रवाद इस चैप्टर में यही पूरा घटना पढ़ना पड़ेगा। यही ऑस्ट्रिया है। इसी ऑस्ट्रिया के कारण पूरे यूरोप में क्या हुआ, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। फ्रांस और यूरोप, पूरे यूरोप में। ठीक है, इस ऑस्ट्रिया के कारण महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर नेपोलियन को हराया। देखिए क्या हो गया, नेपोलियन को हरा दिया ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर, तथा उसे बंदी बना लिया, एल्फा नामक द्वीप में रख दिया। परंतु मौका पाते ही नेपोलियन वहां से भागकर फ्रांस चला गया। कहाँ चला गया, नेपोलियन फ्रांस चला गया। 1815 में वाटरलू में उसके शत्रुओं ने फिर से शिकंज में ले लिया और पकड़कर उसे सेंट हेलेना द्वीप में रख दिया, जहाँ 6 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कोई समस्या क्या हुआ, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसने क्या किया, इसने पूरे यूरोप में थोड़ा लालच करना बुरी बला होता है। इसने फ्रांस का शासक यह बन गया, वहाँ के जनता इसे स्वीकार कर लिए, ठीक था। लेकिन यह क्या सोचा यह व्यक्ति सोचा कि धीरे धीरे हम पूरे यूरोप का राजा बन जाए, पूरे यूरोप को अपने अंडर में ले लें। तो यूरोप में अनेकों देश थे, ठीक है,
अनेकों देश के अनेक नागरिक थे। प्रत्येक नागरिक का कैसा विचार है ये तो कहना संभव नहीं है। तो वहाँ पे क्या करने लगा, शासन प्रशासन करने का प्रयास करने लगा। वहाँ पे अलग अलग अपने गतिविधियाँ, अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाकर वहाँ के लोग, वहाँ के शासक को परेशान करने लगा। इसी दौरान क्या हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के लोग मिलकर, वहाँ के प्रशासन मिलकर क्या किए, नेपोलियन को हरा दिया युद्ध में और उसे बंदी बना लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, परंतु मौका मिलते कुछ समय के बाद वहाँ से भाग गए। लेकिन फिर पुनः दोबारा उसने 1815 में उसे वाटरलू में उस शत्रुओं ने क्या किया, फिर से शिकंज में ले लिया, मतलब अपने अधिकार में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया। 6 वर्ष तक उसको रखा गया। जब दूसरा बार उसको गिरफ्तार किया गया तो उसी समय उसका मृत्यु हो गया। इसके बाद फ्रांस में राजगद्दी फिर वहाँ से पुराने राजवंश को मिल गए। ठीक है, फिर से जब क्या हुआ, राजतंत्र का जो भी लोग, शासक लोग को युद्ध में हराया गया था। शुरू में यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था, हम यहाँ बताए थे ना यहाँ पे आपको, कि जो राजा थे उन सभी को मार दिया गया, भगा दिया गया और यहाँ पे राजतंत्र की स्थापना हुई। तो फिर से क्या हुआ, नेपोलियन मर गया। उसके बाद फिर से जो उसके वंशज थे, उसके वंशज फिर से क्या करने लगे, तो फिर से उसके वंशज राजतंत्र को स्थापित करने लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता है खेल चालू। यह है वियना कांग्रेस सम्मेलन। ठीक है, यहाँ से होगा पूरा चालू, स्टार्ट होगा यहाँ से राष्ट्रवाद का खेल, समझिएगा। यह वियना कांग्रेस सम्मेलन में क्या क्या बातें हुई थी, तो नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप के विजयी सम्राट, जो जीते गए सम्राट थे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, आपको अभी बताएं, ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया की वो नहीं है, वो एक अलग द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि ऑस्ट्रेलिया है मतलब ऑस्ट्रेलिया, और वो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रिया है, कोई दिक्कत। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना में 1815 में क्या हुआ, एकत्र हुआ। कौन कौन एकत्र हुआ, जो जीते गए देश थे, जो क्या किए, नेपोलियन से जो सब लोग जीते थे, उन सभी लोगों ने, कहा जाता है ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इन सभी लोगों ने क्या किया, मिलकर अब एक बैठक किया। इसी बैठक को वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, कब हुआ, 1815 ईस्वी में। ठीक है, जब नेपोलियन का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। बात को समझते चलिएगा बाबू, बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना 100% तय रहता है। समझ रहे हैं ना बात को, 100%। आप 10-15 साल के क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख लीजिए, इस चैप्टर से या फिर हिस्ट्री की कोई भी चैप्टर हो, प्रश्न ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, समझ गए ना। उसके बाद क्या हुआ, इसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्धों और विजयों से अस्त व्यस्त कर दिया था। अर्थात क्या कह रहा है, इस बैठक का, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य था पुनः उस व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन ने युद्धों में क्या कर दिया था, अस्त व्यस्त कर दिया था। मतलब नेपोलियन युद्ध में फर्स्ट क्लास आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, नेपोलियन युद्ध में क्या किया था, राजतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया था ना, लोकतंत्र की स्थापना के लोगों की, जनता की सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ये सब फिर से क्या करने लगे, ये सब जितने लोग हैं ये सब राजतंत्र के पक्षधर हैं, क्योंकि ये सब राजा के वंशज हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा, मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक की पहल पर वियना कांग्रेस सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वियना कांग्रेस सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप सब याद रखिएगा, वियना कांग्रेस सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का मतलब होता है वहाँ का राजा।
ठीक है। यूरोप में राजा को चांसलर कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी, राजा, याद रखिएगा। यूरोप के देशों में यूरोप के देशों में राजा को क्या कहा जाता है, तो राजा को क्या कहा जाता है बाबू, चांसलर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यही जो चांसलर है इसने क्या, मेटरनिक जो चांसलर है इसने क्या किया, नेतृत्व किया था, इसने सम्मेलन बुलाया, ठीक है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियां ने भाग ली। कौन कौन भाग ली, तो जो महत्वपूर्ण यूरोप की जो शक्तिशाली देश थे वो सब भाग लिए। मेटरनिक व्यवस्था वियना सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई तथा इसका मूल मंत्र था बिना परिवर्तन किए शासन करो। देखिए किसका मूल मंत्र क्या था, अगर आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास करके जहां हम लगा दें वहां इंपॉर्टेंट है। इसका मूल मंत्र क्या था, आपसे पूछ दे कि वियना कांग्रेस सम्मेलन का मूल मंत्र क्या था, तो इसका मूल मंत्र था बिना परिवर्तन के शासन करो। परिवर्तन का मतलब हम आपको बताए थे क्लास 1 में, पार्ट 1 में हम आपको बताए थे कि बिना परिवर्तन मतलब चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं, ठीक है। क्रांति क्यों होते हैं, तो बदलाव करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, पुराने जो रूल रेगुलेशन है, नियम है, उनमें बदलाव करने के लिए लोग क्रांति करते हैं। और इन लोगों का जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था क्या, कि कोई बदलाव नहीं होगा, जिस तरह से चल रहा है वहाँ देश की जनता मर रही है, भूखे प्यासे जैसे भी चल रही है, लेकिन हम शासन करेंगे, अर्थात राजतंत्र, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका 1830 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति, महत्वपूर्ण है, क्या है 1830 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति। चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि 1830 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति, देखिए इमेज देखिए, क्रांति का माध्यम, क्रांति क्या होता है हम आपको कल क्लास में बता दिए हैं। क्रांति एक दिन में नहीं होती है, क्रांति का मतलब होता है कि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था, प्रथा का क्या करता है, वहाँ का लोग दमन करते हैं, विद्रोह करते हैं, इसे हम क्रांति की संज्ञा देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नियम बन जाता है, कोई ऐसा कानून बन जाता है जिससे जनता अस्त व्यस्त रहती है, जनता परेशान रहती है, काफ़ी दिनों से इससे अस्त व्यस्त रहती है। ऐसी चीज़ों में क्या होता है, लोग जब भड़क उठते हैं, इसे हम क्रांति की संज्ञा देते हैं। देखिए लोग किस प्रकार से पूरा यूरोप में क्रांति कर रहे हैं। फ्रांस की जुलाई क्रांति, ठीक है, फ्रांस की जुलाई क्रांति इम्पोर्टेंट है बाबू, इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की जुलाई क्रांति नेपोलियन के पतन के बाद पश्चात फ्रांस में पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश का शासक हो गया। आपको पूछ देगा तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ को थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा। हम ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़े हैं जो आपको चैप्टर से बाहर हो या फिर ज़्यादा हो या कम हो, बस नोट्स पे कंसंट्रेट बनाए रखिएगा। नोट्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आराम से पढ़िए, हिस्ट्री को समझना है, ठीक है, कहानी के माध्यम से समझते चलिए। तो जुलाई में जो क्रांति हुई उसे जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुई, नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन का पतन 1815 ईस्वी में हो गया। उसके बाद वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ जिसमें क्या किया गया, बिना परिवर्तन के शासन करो का नीति रखा गया, ठीक है। वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश का शासक के द्वारा बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित हुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फ्रांस में या फिर यूरोप में किस वंश का शासन था, तो आप सब बताने में सक्षम होंगे। किस वंश का शासक था, तो बुर्बो वंश का, ठीक है। किसका, बुर्बो वंश, यह एक वंश का नाम है। इसके ही वंशज क्या रहते, शासन कर रहे थे।
राजतंत्र का मतलब यही होता है बाबू कि वंशानुगत शासन करते चलता है। ठीक है, वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे अपने भारत में या फिर किसी भी देश की अगर राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो क्या है, लोकतंत्र की है। ठीक है, सिर्फ चाइना वगैरह को छोड़कर कुछ ऐसे देश हैं तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है कि लोग जिसे पसंद करेंगे, लोग जिसे वोट देंगे, जिसे बहुमत प्राप्त होगा वो शासक बनेगा, इसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन राजतंत्र का मतलब हो रहा है कि उसके वंशज ही शासन करेंगे। जैसे देखिए इनके वंशज कर रहे हैं ना, बुढ़बो वंश के वंशज, उनके बेटा पुत्र पोता जो भी हो उसी के वंश के शासक करेंगे। तो 2 जून 1814 ईस्वी को लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब बैठा? 2 जून 1814 ईस्वी को लुई कौन सा बैठा? लुई 18वां। हम लोग फ्रांस की क्रांति जब प्रारंभ हुआ था तो राजा को जो गद्दी से हटाया गया था तो हम लोग पढ़े थे कि उस समय वर्तमान में जो राजा था वो कौन था? कौन था? याद है ना आप सबको? लुई 16वां था। ठीक है, लुई 16वां था। इसका देखिए, इसका पुत्र होगा, पोता होगा, कोई होगा। 18वां है तो मतलब पोता ही होगा, पुत्र नहीं होगा, क्योंकि 16वां के बाद 17वां ना पुत्र होगा, 18वां है। तो जो भी हो, उसके बाद क्या हुआ? लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही उसने एक संवैधानिक घोषणा पत्र क्या किया? गद्दी पर बैठते ही उसने एक संवैधानिक घोषणा पत्र निकाला जिसमें क्रांति द्वारा निकाला, जिसमें क्रांति द्वारा प्रतिष्ठा सभी विद्वानों को मान लिया गया। क्या कह रहा है फिर से समझा रहे हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ छोटा छोटा है क्योंकि स्पेस का कमी था। तो 1 मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं। हाँ, प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में अच्छा से आए। बस क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है 2 जून को उसने गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही संवैधानिक घोषणा पत्र निकाला जिसमें क्या उसने कहा? तो उसमें इसने कहा कि क्रांति द्वारा प्रतिष्ठित सभी विद्वान को मान लिया गया तथा 1824 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? लुई 18वां का। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका राजगद्दी चार्ल्स 10 को मिला। लुई 18वां के बाद किसको मिला गद्दी? चार्ल्स 10 को। चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स 10 इसको गद्दी मिला। वह एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। स्वेच्छाचारी मतलब स्वयं का मन होगा तभी, और निरंकुश शासक मतलब कह सकते हैं, निरंकुश का मतलब वही होता है, मतलब किसी के अंकुश में न हो, या फिर कह सकते हैं वह अहंकारी व्यक्ति, किसी के प्रति कोई दया भावना ना हो। वह पुरानी व्यवस्था को फिर से फ्रांस में लागू करना चाहता था। वह कहता रहता था कि इंग्लैंड में राजा की तरह शासन करने से तो मैं लकड़ी काटना पसंद करूँगा। देखिए उसने क्या कह रहा था कि वह कहता था, जो चार्ल्स 10 था वह इंग्लैंड में पुराने शासन व्यवस्था को क्या करना चाहता था? चालू करना चाहता था। और वह कहता था कि इंग्लैंड में राजा की तरह शासन करने से तो अच्छा है कि मैं लकड़ी काटूं अधिक पसंद करूंगा, लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। इस सब बातों को याद रखिएगा बाबू, प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है। राजा बनते ही उसने उदारवादियों का दमन करना शुरू कर दिया, जनता की स्वतंत्रता पर अपने प्रतिबंध लगा दिए। फलतः चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा, परंतु चार्ल्स ने अपने विरोध की क्या की? परवाह नहीं की। ठीक है, हम क्या बताएं, निरंकुश शासक था तो निरंकुश होगा मतलब है कि क्या, उस पर जनता का मतलब कोई नहीं है। जनता कुछ भी हो, जनता भूखे मरे, प्यासे मरे, या फिर कोई हो, भूखमरी हमारे देश में हो, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने राज दरबार में बैठ के मस्ती कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निरंकुश शासक या फिर स्वेच्छाचारी शासक कह सकते हैं। आगे की अगर हम लोग चर्चा करें तो 1830 ईस्वी में उसने क्या हुआ? उसने नेपोलियन नामक एक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है,
पोलिग्नेक नामक एक कट्टर प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं। नोट्स में जहाँ भी गलती वलती हुआ है उन सभी चीज़ों को सुधार कर आपको तुरंत नोट्स दिया जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग घबराइएगा नहीं। नोट्स ऐसा दिया जाएगा ताकि आप हूबहू इस चीज़ को पढ़ें और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, इसको उतार सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? कहीं भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट आप लोग कीजिएगा। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि उस चीज़ को बदल पाएँ। अगर आपको लेक्चर थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है, एक बार दो बार देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि दोबारा आसान शब्दों में फिर से बता पाएँ। तो हम लोग अपने टॉपिक की ओर देखते हैं। 1830 ईस्वी में किसने चार्ल्स, कौन सा है अभिशासक कौन है? चार्ल्स कौन है? चार्ल्स दसम, याद रखिएगा आप सब, भूलिएगा नहीं। किसके बाद बना शासक चार्ल्स दसम? तो लुई 18वां के बाद। सब याद रखिएगा, एक अपने कॉपी में ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, पहले लुई 16वां, फिर लुई 18वां, फिर चार्ल्स दसम, ऐसे ऐसे बना लीजिएगा आप अपने कॉपी में चार्ट। चलिए, क्या किया इसने? 1830 में एक पोलिग्नेक नामक एक कट्टर प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखते देखते विद्रोह की अग्नि सारे फ्रांस में फैल गई। क्या हुआ? फिर से पूरे फ्रांस में क्या हो गया? तो विद्रोह का दमन होने लगा, इसका विद्रोह होने लगा। किसके विरुद्ध? हम बताएं आपको कि यह क्या था? निरंकुश शासक था, यह जनता का कोई ख्याल नहीं रखता था और अपना नियम लागू करने लगता था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो 26 जुलाई 1830 को रात भर पेरिस क्रांति के नारे से गूंजता रहा। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ। 26 जुलाई 1830 को क्या हुआ? रात भर पूरे पेरिस में रात भर क्या हुआ? वहाँ की जनता आंदोलन करते रही, विद्रोह करते रही, और वहाँ पे रात भर क्या हुआ? तो पेरिस क्रांति के नाम से क्या हुआ? गूंजता रहा, पेरिस क्रांति के नाम से। ये सब चीज़ याद रखिएगा। यही सब बच्चा नज़रअंदाज कर देते हैं, क्लास में इग्नोर कर देते हैं, और ये सब जो चीज़ बातें हैं यही आपको ऑब्जेक्टिव में फंसा देगा। ठीक है, यही सब चीज़। आखिर कोई क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? इतने वर्षों से एक ही बुक से क्वेश्चन पूछना है तो कोई क्वेश्चन कहाँ आसमान से आएगा? नहीं ना। आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ी पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, कहानी पे कंसंट्रेट कीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कहानी पे कंसंट्रेट करके आपको कहा, समझिए ना, आपको पूरा कहानी आपके दिमाग में जब छप जाएगा तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे छूटेगा? आप क्वेश्चन के जो चैप्टर के पीछे में जो क्वेश्चन रहता है उसको मत रट्टा मारिए, वो बिल्कुल नहीं आता है। कहानी को पूरा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या हुआ था फ्रांस की क्रांति में, क्या हुआ था रूस की क्रांति में, क्या हुआ था यूरोप की क्रांति में, ऐसा समझ जाइए। यूरोप के पूरे क्रांति घटना क्या है, इतना अच्छा से तो आपको समझा रहे इतना टाइम देखकर, अब कैसे समझाया जाएगा? तो क्या हुआ था 1830 ईस्वी को 26 जुलाई को पूरे रात भर पेरिस में क्या हुआ था? तो पेरिस क्रांति के नाम से पूरा रात भर गूंजता रहा। राजा ने सैनिक जनता के विद्रोह को नियंत्रण नहीं कर सके तथा अनेक सैनिक मारे गए। ठीक है, राजा के सैनिकों ने जनता के जो विद्रोह था उसको रोक नहीं पाए थे, और काफ़ी सारे सैनिक, देखिए विद्रोह का दमन, विद्रोह किस प्रकार से हो रहा है। जब जनता पागल हो जाती है, जब जनता क्रोधित हो जाती है, तो फिर इसको कोई नहीं रोक पाता है। ठीक है, बहुत से सैनिक क्रांतिकारियों के साथ हो गए। बहुत से सैनिक क्या हो गए? जो राजा के सैनिक थे, तो बहुत सारे सैनिक जो थे वो क्रांतिकारियों के साथ, मतलब जनता, वहाँ की जनता के साथ मिल गए तथा 27 से 29 जुलाई तक जनता और राजा सैनिक में संघर्ष चलता रहा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 27 से 29 जुलाई मतलब 2 दिनों तक जनता में और राजा के सैनिकों में क्या होते रहा? तो संघर्ष मतलब युद्ध चलता रहा। ये 3 दिन फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली दिन कहलाते। जनता ने पेरिस
पर अधिकार प्राप्त कर लिया, राजा की पराजय भी हुई। अंततः 4 को 31 जुलाई को पेरिस छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। 1830 ईस्वी को क्या हुआ, तो 31 जुलाई को पेरिस छोड़कर भागना पड़ा। किसे? तो चार्ल्स को, जो अहंकारी व्यक्ति था। 1830 ईस्वी को क्रांति जुलाई में आरंभ हुई थी, इसलिए इसे जुलाई की क्रांति की संज्ञा दी गई है। समझ में आया आपको? जुलाई का क्रांति है, अगर आपसे पूछे तो जुलाई की क्रांति क्या संज्ञा क्यों दिया गया, तो इसे जुलाई में यह क्रांति प्रारंभ हुई थी, इसीलिए इसे जुलाई की क्रांति दी गई। ठीक है, जुलाई की क्रांति हम लोग अच्छे से समझें। जुलाई की क्रांति में क्या हुआ था, तो नेपोलियन के बाद क्या हुआ था, नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस सम्मेलन का बैठक हुआ। बैठक में क्या हुआ, बैठक में निर्णय लिया गया कि पुराने नियमों के अनुसार, पुराने चीज़ों के अनुसार ही क्या करेंगे, हम शासन करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद बुर्बो वंश का शासक का पुत्र या फिर पोता, जो भी कह सकते, उस वंशज का राजा बना, जो था लुई 18वां। इसका यह भी एक दमनकारी व्यक्ति था। यह भी क्या करता था, अपने जनता पर शासन करता था, निरंकुश था। इसके बाद जो राजा बना वो चार्ल्स था। यह एक स्वेच्छाकारी और निरंकुश शासक था। ये पुरानी व्यवस्था को प्रारंभ रखना चाहता था और जनता पर लगातार यह अत्याचार कर रहा था। यह देखते हुए जुलाई में वहाँ की जनता भड़क उठी और वहाँ क्रांति विद्रोह कर बैठी। ठीक है, कोई समस्या? 27 और 29 जुलाई तक क्या हुआ, जनता और राजा के सैनिकों के बीच क्या चलते रहा, संघर्ष चलते रहा। ठीक है, 31 जुलाई को पेरिस छोड़कर राजा कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। जनता ने वहाँ पे अधिकार अपना फिर से स्थापित कर लिया। यहाँ तक हम लोग पढ़ें, कोई समस्या आप सबको? इस क्रांति को फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हुआ। इस क्रांति से क्या हुआ, जो राजतंत्र चल रहे थे, जो बुर्बो वंश का वर्षों से यह शासन कर रहे थे, इसका अंत हुआ। ठीक है, कब हुआ, तो जुलाई क्रांति 1830 इसमें क्या हुआ, बुर्बो वंश का अंत हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑर्लेसन वंश में के लुई फिलिप्स को राजगद्दी सौंपी दी गई। मेटरनिक के कथा अनुसार अब फ्रांस क्या था, फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा फिर से एक बार इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रांति के बाद क्या हुआ, बुर्बो वंश का अंत हो गया। उसके बाद आर्सियन वंश के शासक लुई फिलिप को राजगद्दी पर बैठाया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस गद्दी पर बैठने के बाद जो मेटरनिक है, मेटरनिक के अनुसार क्या कह रहा है, मेटरनिक अपने शब्दों में कह रहा है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप के क्या होते हैं, बाकी यूरोप के देश सर्दी जुकाम में आ जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ पे समझिएगा इनके शब्दों को, कि मतलब पूरा यूरोप का केंद्र बिंदु मेन अब फ्रांस बन गया। अगर फ्रांस किसी प्रकार का कोई घटना फ्रांस करती है, किसी प्रकार की घटना होती है और या फिर फ्रांस में कोई चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो यह प्रभाव सिर्फ फ्रांस को नहीं प्रभावित करेगा बल्कि यूरोप के अनेकों देश को प्रभावित करेगा। इनका कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है, तो आज हम लोग इतने अच्छे टॉपिक्स को समझे हैं। ठीक है, वियना कांग्रेस सम्मेलन, इन सब चीज़ को आप प्लीज़ 2 बार 3 बार रिवाइज करते रहिएगा। बाबू इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं कि अभी तक हमको नहीं लगता है कि यूट्यूब पे इतना बेस्ट तरीक़ा से आपको पढ़ाया जा रहा होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सच बता रहे हैं। प्लीज़ मेरे मेहनत को समझिएगा, आप लोग नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखते रहिएगा। कल हम लोग यूनान का स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा पढ़ना एक दिन में किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक होता है। कोई भी चीज़ एक दिन में अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हानिकारक होता है। इसलिए हम छोटे छोटे से लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हो। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, तो प्लीज़ आप लोग घबराइए मत। आपका एग्ज़ाम से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले हम आपका पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे। पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको MCQ भी दिया जाएगा।
तो आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सब चीज़ एक एक पार्ट हम समझाने का प्रयास किए हैं। आप सबको उम्मीद है कि आपको यह सब चीज़ समझ में आया होगा। जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा एक बार कि सर हमको इस चीज़ नहीं समझ में आया। हम फिर से आपको समझाने का 100% प्रयास करेंगे, फिर से हम आपको समझाएंगे। हम कमेंट का आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, ठीक है। हम प्रयास करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, और समझ में आ रहा है तो भी बताइए, ताकि इससे हमें हौसला मिलेगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए। आपके जितने भी क्लासमेट हैं, जितने भी सहपाठी हैं, सबको इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, ताकि सबको एक बेहतर समझ, एक बेहतर नॉलेज, एक वास्तविक में एक सही पढ़ाई मिल सके, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ आगे जीवन के परिक्रमा करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।